नमस्कार विद्यार्थियों। हमारे प्रशासन के अंदर हम लोगों ने इससे पहले केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, नगरीय प्रशासन और ग्राम प्रशासन का अध्ययन किया था। आइए आज हम लोग न्यायिक प्रशासन, राजस्व प्रशासन, गुप्तचर व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, लोक हितकारी कार्य और अशोक द्वारा किए गए सुधार हैं, उनका अध्ययन करते हैं। मौर्य प्रशासन के अंदर आज हम सबसे पहले देखते हैं न्यायिक प्रशासन को। यहाँ पर हम देखते हैं कि न्याय का जो प्रमुख या सर्वोच्च अधिकारी होता था या न्यायाधीश होता था वो राजा होता था, और गंभीर अपराधों वाले सभी प्रकरण हैं उनका निर्णय उसी के द्वारा लिया जाता था। इसके अलावा राज्य की विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के स्तर पर दो प्रकार के न्यायालय थे। एक तो था धर्मस्थीय, जिसमें दीवानी मामलों की सुनवाई होती थी, और दूसरा होता था कंटक शोधन, जिसमें आपराधिक या फौजदारी मामले हैं उनका निर्णय किया जाता था। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो ये धर्मस्थीय न्यायालय थे उसके अंदर विवाह है या उत्तराधिकारी है या फिर खेत या ऋण है या सिंचाई के पानी हैं, चारागाह हैं, इस तरह के मामलों का निर्णय होता था। और जो कंटक शोधन होता था उसके अंदर वो फौजदारी मामलों का निर्णय तो करता ही था, लेकिन इसके अलावा वो न जो आधुनिक पुलिस व्यवस्था से मिलते जुलते उसके अधिकार थे, और उसका उद्देश्य समाज के कंटकों के कारनामों से राज्य और समाज की रक्षा करना था। यहाँ पर हमने जो मेगस्थनीज और यूनानी लेखकों के विवरण से हमको पता चलता है कि मौर्य काल में दंड व्यवस्था है वो अत्यंत कठोर थी, और ये लेखक कहते हैं कि साधारण से अपराध के लिए भी कठोर दंड दिया जाता था। लेकिन चाणक्य लिखते हैं कि अपराधी को दंड उसके अपराध के अनुरूप ही मिलना चाहिए, ना तो अधिक और ना ही कम। तो इस तरह से है ना, जो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो यथा अपराध तथा दंड व्यवस्था के परिणाम स्वरूप ही मौर्य काल के अंदर अपराध है वो बहुत ही कम होते थे। मेगस्थनीज खुद भी लिखता है कि भारत के अंदर चोरी बहुत ही कम होती है और अपराध यहाँ पर हैं वो नहीं के बराबर हैं, यानी कि शायद ही कोई है ना जो लोग हैं वो अपने दरवाज़ों पर ताले लगाते हैं, और जीवन और संपत्ति की सुरक्षा का दायित्व है वो राज्य का था। तो इस तरह से जो स्पष्ट होता है कि मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था है वो उच्च कोटि की और सुव्यवस्थित थी। अगला जो है ना जो हम देखते हैं राजस्व व्यवस्था। यहाँ पर है ना जो राजस्व है वो प्रशासन का अत्यंत ही महत्वपूर्ण भाग था। कौटिल्य ने स्वयं ही कहा है कि संपूर्ण कार्य है वो कोष पर निर्भर करता है, अतः राजा को सबसे अधिक कोष बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। अर्थशास्त्र के अंदर, यानी कि जो कौटिल्य का जो प्रमुख ग्रंथ है अर्थशास्त्र, उसके अंदर आय के अनेक साधनों का वर्णन किया गया है। मौर्यकाल के अंदर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था वो भूमि कर था। भूमि की जो भूमि है जो राज्य के अपने अधिकार में होती थी उसकी आय को सीता कहते थे, और जो भूमि राज्य के अधिकार में नहीं थी उसकी आय को है जो भाग कहते थे। भाग है वो कुल उपज का 1/6 भाग है ना जो लिया जाता था। इस है ना जो मतलब है ना जो भूमि कर के अलावा फल फूल तरकारी जैसी जो चीज़ें होती थी उसके ऊपर भी है ना जो कर लगाया जाता था, जिसको कि सेतु कहते थे। इस तरह से इसी तरह से हम देखते हैं कि वनों पर है ना जो राज्य का पूर्ण अधिकार था, और वनों से ना जो लकड़ियाँ मिलती थी, औषधियाँ मिलती थी, घास या वन्य पशु आदि होते थे, वो राजा को है जो उसके ऊपर है जो सीधा अधिकार है वो प्राप्त था। इसी तरह से विभिन्न नगरों से होने वाली जो आय होती थी उसको दुर्ग कहते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि चुंगी है, कारागार से प्राप्त आय है, और मापतौल विभाग से प्राप्त धन है, सुरा या शराब के ठेकों से जो है ना जो आय होती थी, ये सारे की सारी नगर के अंदर है ना जो नगर से हमको जो ये इस प्रकार के जो कर हैं वो हमको प्राप्त होते थे। इसी तरह से विभिन्न व्यवसायियों पर भी है ना जो कर लगाए जाते थे, जैसे कि है ना जो घी तेल के व्यवसायी होते थे, शिल्पकार होते थे, कसाई होते थे, नर्तकियाँ होती थी, शराब बनाने वाले होते थे, नमक बनाने वाले होते थे। इन सब के ऊपर भी है ना जो मतलब व्यवसायों के ऊपर भी है ना जो कर है वो लगाया जाता था।
इसी तरह से हम देखते हैं कि न्यायालय द्वारा जो विभिन्न प्रकार के अर्थदंड वगैरह दिए जाते थे, और कई बार जो संपत्ति जब्त कर ली जाती थी, तो उससे भी है ना जो राज्य की जो आमदनी है वो हुआ करती थी। इसके अलावा है जो मौर्य काल के अंदर आयात और निर्यात कर का भी उल्लेख मिलता है हमको। आयात कर को प्रवेश्य कहते थे और निर्यात कर को निष्काम्य कहते थे। इसी तरह से जो जनपद से है ना जो आय होती थी उसको राष्ट्र कहते थे। मौर्य काल के अंदर आधुनिक युग के समान है जो बिक्री कर भी है ना जो मतलब है ना जो लिया जाता था, यानी कि वस्तुओं को है ना जो बेचने के ऊपर भी कर है वो लिया जाता था। तो इस तरह से देखते हैं कि है ना जो राज्य की आय के बहुत तरह के साधन थे। अत्यंत विशाल होने के कारण मौर्य साम्राज्य का व्यय भी बहुत ही जो ज़्यादा था। विभिन्न स्रोतों से जो आय होती थी वो नियमित बजट के अनुसार खर्च की जाती थी। व्यय के जो शीर्ष बजट थे, यानी कि जिसके अंदर विभिन्न मदों के अंदर जो व्यय होता था, उसके अंदर हम देखते हैं कि धार्मिक कृत्य हैं, सेना है, रक्षा है, वेतन है, भत्ता है, शिक्षा है, वृत्ति है, यातायात हैं, दान है, सिंचाई है, भवन निर्माण है और अन्य लोकोपकारी कार्य थे। और इस तरह से राज परिवार का भी जो खर्चा होता था, ये है जो व्यय की है प्रमुख मदें हैं वो हुआ करती थी। आगे जो है ना जो प्रशासन की जो व्यवस्था देखते हैं, उसके अंदर है जो गुप्तचर व्यवस्था आती है। यहाँ पर राज्य के अंदर शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के उद्देश्य से गुप्तचर विभाग की है जो स्थापना की गई थी, और विद्रोह और अपराधों का है जो पता लगाने के लिए एक जो शक्तिशाली गुप्तचर विभाग था। गुप्तचरों को मौर्य काल के अंदर चर कहा जाता था, लेकिन यूनानी लेखक है उनको है ना जो ओवरसियर या इंस्पेक्टर के नाम से ना जो संबोधित करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि गुप्तचर हैं वो स्त्री और पुरुष है ना जो दोनों ही तरह के गुप्तचर होते थे। इसके अलावा हम जो देखते हैं कि ना जो ये जो राजा को ना जो छोटी से छोटी सूचना भी देना इन गुप्तचरों का कार्य होता था। और गुप्तचरों पर है ना जो गुप्तचरों के कार्यों पर दृष्टि रखने के लिए भी ना जो गुप्तचर होते थे। तो इस तरह से ना जो गुप्तचर व्यवस्था है वो एक तरह से दोहरी व्यवस्था थी, और इसी से स्पष्ट है कि गुप्तचरों का कार्य है या उनका उत्तरदायित्व है कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। गुप्तचर विभाग है ना जो मौर्य काल के अंदर दो तरह के हैं जो दो भागों के अंदर विभक्त था। एक तो संस्था, यानी कि जो एक ही स्थान पर रहकर काम करने वाले गुप्तचर होते थे, जैसे कि जो गृहस्थ हैं, तपस्वी हैं या दुकानदार या विद्यार्थी हैं, इस तरह के होते थे। और दूसरे होते थे संचार, यानी कि जो घूम कर जो मालूम करने वाले जो गुप्तचर होते थे, वो वेश बदल बदल के हैं जो अलग अलग जगह के ऊपर घूमते रहते थे। तो यहाँ पर स्मिथ ने मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए उसकी तुलना आधुनिक जर्मनी की गुप्तचर व्यवस्था से की है कि ना जो गुप्तचर हैं वो राजा के कान और नेत्र हैं, एक तरह से दोनों होते थे। अगली जो व्यवस्था आती है जो सैन्य प्रशासन है, जो मौर्य प्रशासन है, और जिसके ऊपर जो मौर्य प्रशासन है उसकी सफलता टिकी हुई थी, वो था सैन्य प्रशासन। सैनिक प्रशासन के अंदर हम देखते हैं कि मौर्य शासकों के पास में एक विशाल और अनुशासित सुसंगठित है जो सेना थी, जिसको कि उसने है जो तैयार किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसकी यूनानी लेखक है ना जो के अनुसार हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त की सेना के अंदर लगभग 6 लाख पैदल थे, 30,000 घुड़सवार थे, 9,000 हाथी थे। और रथों की संख्या के विषय के अंदर जो यूनानी लेखकों के अंदर जो थोड़ा सा ना जो जैसे कर्टियस है वो इसकी संख्या 2,000 बताता है, तो प्लूकार्ट है इसकी संख्या है वो 8,000 बताता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि एक विशाल और जो सुव्यवस्थित सेना थी, और इस सेना की व्यवस्था को, ये सैन्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक है ना जो 30 सदस्यों की एक समिति थी, जो 5-5 है ना जो सदस्यों की के एक समिति के सदस्य होते थे। तो यहाँ पर ये समितियाँ थीं: पैदल सेना, नौसेना, अश्व सेना, रथ सेना, गज सेना, और छठा था जो महत्वपूर्ण विभाग सैनिक सेवा, यानी कि यातायात और युद्ध की आवश्यक सामग्रियों का विभाग होता था। ये एक तरह से 6 समितियाँ थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि मौर्य काल के अंदर दुर्गों का भी बहुत महत्व था।
यहाँ पर 5 प्रकार के दुर्ग हमको प्राप्त होते हैं। स्थल दुर्ग है, जल दुर्ग है, वन दुर्ग है, गिरि दुर्ग है, मरु दुर्ग। इसके अलावा अस्त्र शस्त्रों, मौर्य सेना है वो विभिन्न प्रकार के हथियारों और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित रहती थी और इन अस्त्र शस्त्रों के निर्माण के लिए अनेक जो कारखाने थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था है वो बहुत ही सुसंगठित और सुगठित थी। और स्मिथ ने लिखा है कि इस प्रकार की किसी अन्य संस्था का कहीं भी वर्णन नहीं मिलता है और इतनी सक्षम सेना को बनाने का श्रेय पूर्णतः चंद्रगुप्त और उसके असाधारण मंत्री चाणक्य को जाता है। अगला जो हम देखते हैं वो है लोकहितकारी कार्य। मौर्य शासकों ने जनता की सुख सुविधाओं का अधिक से अधिक ध्यान रखने का प्रयास किया था और इसी उद्देश्य से उन्होंने अनेक लोकोपकारी कार्य भी किए थे। हम देखते हैं कि जो भारत है जो मौर्यकाल में भी एक जो कृषि प्रधान देश था, तो भूमि की उर्वरक शक्ति और उपज को बढ़ाने के लिए मौर्य शासकों ने जो सिंचाई के उचित प्रबंध किए थे। इसके अलावा जो सिंचाई की जो भूमि थी वो 2 तरह की जो भागों के अंदर विभक्त थी। एक तो देवमातृका जो कि जो वर्षा पर आश्रित थी, और दूसरा था अदेवमातृका। उस भूमि की सिंचाई की व्यवस्था सरकार करती थी, जैसे नदी, झील, तालाब, कुएं आदि से सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था की जाती थी। इसी तरह से जो यातायात की और भी जो मतलब जो पर्याप्त ध्यान दिया जाता था, यानी कि साम्राज्य के जो विभिन्न भाग थे उनको थल मार्ग से जोड़ा गया था। और जो यात्रियों की सुविधाओं के लिए यहाँ पर जो सड़क के दोनों ओर जो वृक्ष लगाए गए थे, प्याऊ की व्यवस्थाएं थी। स्थान स्थान पर धर्मशालाओं का निर्माण किया गया था और औषधालयों का भी जो निर्माण किया गया था। और यहाँ पर जो जो धर्मशालाएं होती थी उसके अंदर जो यात्रियों के लिए और उनके जो पशुओं के लिए उचित दर के ऊपर खाद्य सामग्री आदि जो उपलब्ध होती थी। इसी तरह से जो मतलब जो स्थान स्थान पर औषधालयों की भी व्यवस्था की गई थी। शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पर शिक्षकों और जो विद्यालयों को जो सरकार है वो अनुदान देती थी। एक जो महत्वपूर्ण जो यहाँ पर जो एक विभाग बनाया गया था वो जनगणना विभाग है जो उसका उल्लेख है हमको जो मौर्यकाल के अंदर मिलता है। और इसका जो मतलब जो लोगों की जो जन्म और मृत्यु का पंजीकरण किया जाता था, और संभवतः जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का ये विश्व का पहला दृष्टांत है। इसी तरह से जो आकस्मिक संकट होते थे, जैसे रोग है, महामारी है, अग्नि है, अकाल है, बाढ़ है, इनकी रक्षा के लिए भी सरकार की ओर से प्रबंध था। तो इस तरह से देखते हैं कि लोक हितकारी कार्यों को मौर्य शासकों ने महत्वपूर्ण जो महत्व दिया था। इसके बाद में जो अशोक द्वारा किए गए सुधार हैं वो भी जो बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट है जो माने जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अशोक था, उसने जो प्रशासनिक प्रणाली के अंदर, वैसे तो जो चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशासनिक प्रणाली का ही जो उसने पालन किया था, लेकिन उसने जो कुछ जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए थे। जैसे कि उसने जो पहला जो किया था कि उसने जो धर्म महामात्रों की जो नियुक्ति की थी, और उसने जो अपने 5वें शिलालेख में जो धर्म महामात्रों की के संबंध में लिखा भी है कि आज से पूर्व निकट अतीत में कभी धर्म महामात्र नहीं रहे थे, और राज्याभिषेक के 13वें वर्ष के पश्चात मैंने उनकी नियुक्ति की है, और उनका कार्य है वो धर्म की स्थापना, धर्म की घोषणा और उनके सुख के लिए प्रयत्न करना है। इस तरह से जो ये जो धर्म महामात्र थे वो उनका कार्य प्रजा के अंदर शुद्ध नैतिक जीवन का प्रचार करना और जनता का नैतिक और भौतिक स्तर ऊंचा करना था। इसके अलावा दान वितरण, अन्याय और अत्याचार का निराकरण करना भी था। इसी तरह से जो उसने जो अपने जो अधिकारी थे, राजुक थे, प्रादेशिक थे और व्यावहारिक थे, इनको अशोक ने आदेश दिए थे कि वो प्रति 5वें वर्ष में राज्य का दौरा करके जनता के कष्टों का निराकरण करें। तो इस तरह से जो अशोक ने जो विभिन्न जो अधिकारी और कर्मचारी जनता के जो कल्याण के लिए नियुक्त किए थे। इसके अलावा उसने जो मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि जो पशुओं के लिए भी जो चिकित्सालय बनवाए थे, सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष और कुएं लगातार जो धर्मशाला बनाने का कार्य है उसने उसी तरह से जो
चालू रखा था, जैसे कि उसके पूर्ववर्ती ने जो शासकों ने रखा था। उसने एक ने जो और जो उल्लेखनीय कार्य किया था कि उसने बंदियों की स्थिति के अंदर सुधार किया था, यानी कि कारागार थे उसकी स्थितियों के अंदर भी उसने जो व्यवस्थाओं के अंदर सुधार किया था। और अशोक ने वर्ष में एक बार कैदियों को मुक्त करने की प्रथा प्रारंभ की थी। इसी तरह से हम देखते हैं कि अशोक ने अपने शासनकाल के अंदर है जो काफ़ी महत्वपूर्ण सुधार किए थे। तो इस प्रकार है जो हमने है जो मौर्य प्रशासन है उसको देखा है कि किस तरह से जो मौर्य प्रशासन था वो लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रस्तुत करता है। और सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण, विकसित अधिकारी तंत्र, कठोर न्याय व्यवस्था, कुशल नगर प्रशासन, सुसंगठित जो इसकी गुप्तचर प्रणाली थी, सुविकसित राजस्व प्रणाली थी और विपुल जन कल्याणकारी राज्य थे, वो इसको और भी विशेष बनाते हैं। तो हमने एक न जो महत्वपूर्ण अध्याय है मौर्य प्रशासन है उसको मैंने आपको समझाया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। नमस्कार।